आज हम 11th इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्याय 3 आंकड़ों का संकलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सांख्यिकी रीतियों में आंकड़ों का संकलन महत्वपूर्ण कार्य है। समंक के संकलन से तात्पर्य समंकों के एकत्र किए जाने वाले से है। सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होती है। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि रही तो यह सारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है तथा निष्कर्ष भी अशुद्ध होगा। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता बरतना अति आवश्यक होता है। आंकड़ों का संकलन हो जाने के बाद अब हम आते हैं आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े को ही समंक के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं समंकों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। समंकों के संकलन की दृष्टि से समंक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आधार पर समंक एकत्रित करता है। पहली बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह होते हैं जिन पर विश्लेषण तथा निर्वचन के उद्देश्य से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण ऋण के विषय में प्रथम बार नए सिरे से समंक एकत्र करता है तो संकलित सामग्री उसके लिए प्राथमिक समंक कहलाएगी। इसके बाद द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें पूर्व में किन्हीं व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग उन पर किया जा चुका है। जब कोई अनुसंधानकर्ता इन समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो ये समंक उसके लिए द्वितीयक समंक होते हैं। जैसे ग्रामीण ऋण दृश्यता का अध्ययन करने के लिए इस विषय पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के समंकों का प्रयोग किया जाता है तो यह द्वितीयक समंक होगा। इसके बाद हम आते हैं प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीतियाँ। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की प्रमुख रीतियाँ निम्नांकित है, जिनमें पहला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसका तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूची एवं प्रश्नावली के द्वारा समंकों का संकलन करता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। साथ ही यदि वह उस क्षेत्र की भाषा एवं रीति रिवाज से परिचित हो तो उसे अनुसंधान या खोज में काफ़ी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के मासिक खर्च के संबंध में समंक एकत्र करना चाहता है तो वह विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क स्थापित कर सकता है तथा इच्छित समंक प्राप्त कर सकता है। यह रीति वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ जांच क्षेत्र सीमित हो, अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती हो और संकलित समंकों को गोपनीय रखना अति आवश्यक होता है। इस रीति में प्रश्नों की संख्या कम, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ली जाती, बल्कि समस्या से संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे किसी ग्राम में ऋण दृश्यता की जानकारी सीधे ऋणी व्यक्तियों से न ली जाकर इसके संबंध में सहकारी समितियों, महाजन, साहूकार, ग्राम के नेता एवं अन्य संबंधित इकाइयों से मौखिक पूछताछ की जा सकती है। कभी कभी खोज से संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष स्वरूप के प्रश्न पूछकर भी जानकारी प्राप्त की जाती है।
इस प्रकार से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समंकों को मौखिक एवं शुद्ध रूप से एकत्रित किया जा सकता है। संकलित सामग्री में एकरूपता तथा सजातीयता का गुण कायम रखा जा सकता है। प्रश्नों में आवश्यक सुधार कर वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह रीति सीमित क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जबकि इसके अंतर्गत दोष यह रीति बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता कठिनाई का अनुभव करता है। चूँकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही खोज करता है, इसलिए उसके पक्षपात की अधिक संभावना बनी रहती है। समंकों के संकलन में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अधिक धन व्यय हो सकता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में इसके लाभ यह रीति विस्तृत क्षेत्र के अनुसंधान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस रीति के द्वारा कम व्यय पर भी शीघ्रता से कार्य किया जा सकता है। इस रीति के निष्कर्षों पर जांच करने वाले के पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। इनके दोष निम्नलिखित है। इस विधि में संबंधित व्यक्ति की सही राय जानना कठिन होता है। इस प्रकार की खोज में अधिक शुद्धता की आशा नहीं की जा सकती। जो सूचनाएं संकलित की जाती है उनमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, अतः इन सूचनाओं के प्रति अविश्वास भी रहता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा पॉइंट, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण। स्थानीय संवाददाताओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से जांच पड़ताल नहीं की जाती, बल्कि संबंधित क्षेत्र में संवाददाताओं की नियुक्ति कर दी जाती है, जो आवश्यक रिपोर्ट भेजते रहते हैं। सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी द्वारा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। संवाददाता की कार्य कुशलता पर इस प्रकार की खोज पर सफलता पर निर्भर करती है। इसके लाभ इस प्रकार से है। कम समय में दूर के क्षेत्रों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यह रीति मितव्ययी है। इस रीति में समय की बचत होती है। इनके हानि या दोष इस प्रकार से है। इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े प्रायः अशुद्ध होते हैं, क्योंकि अधिकांश सूचनाएं अनुमान के आधार पर प्रेषित की जाती है। संकलित समंकों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाती। संवाददाताओं की पूर्व धारणाओं का सूचनाओं पर प्रभाव भी पड़ता है। इस विधि में मौलिकता का अभाव भी पाया जाता है। चौथा, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाना। प्राथमिक समंक एकत्रित करने की यह भी एक महत्वपूर्ण रीति माना जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच से संबंधित प्रश्नावली तैयार की जाती है तथा उसे डाक के माध्यम से अर्थात पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है जिससे जांच का संबंध होता है। प्रश्नावली के साथ एक प्रार्थना पत्र भी भेजा जाता है, जिसमें संक्षेप में जांच की आवश्यकता एवं उद्देश्य को बताते हुए संबंधित व्यक्ति से सहयोग की अपेक्षा की जाती है तथा सूचनाओं को गुप्त रखने का आश्वासन भी दिया जाता है, जिसमें खोजकर्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि प्रश्नावली को एक निश्चित समय में भरकर भेज देवें। यह रीति उस दशा में उपयोगी है जहां अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र इतना व्यापक हो कि व्यक्तिगत संपर्क संभव न हो पाए। इस रीति के द्वारा कम व्यय पर भी किंतु शीघ्रता से सूचनाएं एकत्रित बहुत ही जल्द की जा सकती है। इसके दोष, इस रीति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अधिकांश व्यक्ति प्रश्नावली ही वापस नहीं करते। प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वे प्रायः अपूर्ण या जटिल होते हैं। यदि सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना हो तो निष्कर्ष गलत साबित हो सकते हैं। और इसके बाद आते हैं पांचवा, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना। इस रीति के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार कर प्रगणक संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर उत्तर भरते हैं। प्रगणकों के क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण इसी रीति से तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण संगठन इस रीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रगणक योग्यता क्या है।
इस रीति से विस्तृत क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा सकता है। सूचना देने वालों से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण सर्वेक्षण की कई कठिनाइयों का निराकरण आसानी से किया जा सकता है। इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है तथा इसे केवल सरकार द्वारा ही अपनाया जा सकता है। प्रगणकों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना बनी रहती है। प्रगणकों के प्रशिक्षण में भी काफ़ी खर्च एवं परेशानी होती है। यदि प्रगणक अकुशल हो तो त्रुटि और अशुद्धता स्पष्ट नजर आने लगती है। इस प्रकार से इस रीति से संबंधित हमें जो निम्न सावधानियां बरतनी हैं, उनमें प्रगणक को व्यवहार कुशल होना चाहिए। एक प्रश्नावली को भरकर प्रगणक को नमूने के रूप में दे दिया जाना चाहिए। प्रश्न सरल, कम एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तरों की पुष्टि की जांच के लिए प्रश्न पूछ लेना चाहिए। प्रगणकों को क्षेत्रीय समस्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।